तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में क्या डिस्कस करते हैं बताओ। इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप सभी ने अब तक आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो उससे पहले तो सबसे पहले हम बात करें, आज है 15 सितंबर 2023। तो 15 सितंबर से कुछ याद आ रहा है क्या? तो दोस्तों, आज है इंजीनियर्स डे। आप देख सकते हैं 15 सितंबर को इंडिया में क्या मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर एम विश्वेश्वरैया साहब की। एम विश्वेश्वरैया, आप सारे इनको जानते होंगे। बेसिकली ये मैसूर के बिफोर इंडिपेंडेंस जो मैसूर स्टेट था वहां के ये निवासी थे। काफी फेमस जो इंजीनियर्स हुए हैं, इनकी याद में क्या इंडिया में इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इनकी क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है, इनकी जन्म जयंती होती है। तो अब हम अपनी न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज दोस्तों दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। दोनों बेसिकली, एक तो जीएसटी से रिलेटेड है और दूसरी न्यूज रिलेटेड है एनबीएफसी से। एक तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है और दूसरा है एनबीएफसी से। मैं कई बार कहता हूं जनरली कि बैंक एनबीएफसी को एक साथ बोलता हूं, तो आप लोग बैंक तो समझ जाते हैं लेकिन एनबीएफसी नहीं समझ पाते। कई दोस्तों का मेरा मैसेज आता था कि भाई एनबीएफसी को भी समझाओ। तो आज वो दिन आ चुका है। आज हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे बैंक क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, सब कुछ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम, वो है जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी में एक बेसिकली अपील के लिए एक ट्रिब्यूनल, जिसको कहेंगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसकी बेंचेज आप बना दी गई है। सेंट्रल नोटिफाइड सेटिंग अप ऑफ 31 स्टेट बेंचेज ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसकी 31 बेंचे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में 2 बेंचे बनाई गई है, जयपुर और जोधपुर। ऐसे हर स्टेट में अपने अपने बेंचे की स्थापना कर दी गई है। तो ये क्या था, अब तक क्यों नहीं बनाया, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग जीएसटी के बारे में समझे। आप सब जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी क्या होता है। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले के टाइम पे, आजादी के बाद काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उन सबको हटा के देश में एक टैक्स लाया गया। इसलिए इसको जीएसटी को क्या कहते हैं? वन कंट्री वन टैक्स। एक कंट्री में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, वो क्या है? जीएसटी है। जीएसटी को देश में कब से लागू किया गया था? तो जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है बात यहां तक। तो फिर ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? तो दोस्तों, जीएसटी में जो कई सारी खामियां हैं, मैं इससे मना नहीं करूंगा। 2017 के बाद जीएसटी जब लागू हुआ, कई सारी खामियां थी। एक तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था, ये सब खामियां हमने देखी है। कई सारे जीएसटी रेट है, 5%, 12%, 18%, 18%, जबकि दुनिया में के देशों में जनरली जीएसटी की एक ही रेट होती है, लेकिन इंडिया में जीएसटी कई सारे रेट है। प्रोसेस बहुत जटिल थी। अपील की कोई पर्याप्त वसूल अपील की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। कई सारी ऐसी समस्या थी। धीरे धीरे इसमें सॉर्ट आउट होता है। जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म जब लागू होता है तो 5-10 साल लगते हैं, तो उसको स्टेबिलिटी होने में टाइम लगता है। तो जीएसटी की एक समस्या थी कि सपोज करो ये गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसका कोई ये जीएसटी ऑफिसर है, जीएसटी लगना है, किसी एम्प्लॉय पे लगा है, किसी बिजनेसमैन पे लगा है, ठीक है। अब इस बिजनेसमैन पे इन पे 1 करोड़ का जीएसटी इंपोज कर दिया और पेनल्टी वगैरह सब लगा दी कि आपने सही से नहीं भरा। लेकिन अगर इस बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा तो है ना जीएसटी 10 लाख ही बनता था, जो ये मेरा नोटिस आया वो गलत है 1 करोड़ का, तो फिर अपील कहां करेगा? वही बात है जैसे अभी लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट में अगर हमको लगता है कि कोर्ट ने हमारे पक्ष में जो विपक्ष में निर्णय दिया या हमारे वो गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसे जब दोस्तों, जब जीएसटी में गलत ढंग से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाता है या लागू किया जाता है या गलत ढंग से जीएसटी वसूला जाता है, तो सामने वाला बिजनेसमैन जो है कहां जाए? तो वर्तमान से जो सिस्टम था वो ये था कि जैसे जीएसटी अथॉरिटी है, जीएसटी गवर्नमेंट के ऑफिसर है, इन्होंने कोई बिजनेसमैन पे, समझ करो ये कोई बिजनेसमैन है, इस पे कोई जीएसटी की रिकवरी निकाल दिया, जीएसटी की कोई वैल्यू दे दी, तो अभी इसको खिलाफ कहां अपील कर सकता है? तो दोस्तों, अभी तक जो सिस्टम है ना वो अपील का है, सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है। ये कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। लेकिन अब हाई कोर्ट में की व्यवस्था है, हाई कोर्ट क्या है? पहली बात तो ओवर बर्डन है। हाई कोर्ट में पहले लाखों करोड़ों केस पेंडिंग चल रहे हैं, तो इसका जीएसटी वाले की सुनवाई का नंबर कहां आएगा? ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं, जो मर्डर के, रेप के, ऐसे ऐसे ग्रेव केस चल रहे हैं, तो उनको छोड़ के हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं कि जीएसटी को सुना। साथ में हाई कोर्ट की जो बेंचेज होती है उतनी टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं होती। हाई कोर्ट में ऐसी कोई एक्सपर्ट बेंच नहीं है जीएसटी के रिलेटेड, जो जीएसटी का इतना जटिल कानून है उसके बारे में डिटेल में नॉलेज रखे। तो फिर क्या करो? तो फिर इसका ये बहुत दिनों से चल रहा था कि भाई हाई कोर्ट का छोड़ दो, इसके अलावा जीएसटी के एक अलग से संस्था बना दो, जिसको क्या कहे? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी एटी। तो ये जो जीएसटी एटी बना दो, तो
बना दो ताकि बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो कहां ना जाए, वो हाई कोर्ट पे नहीं जाए। हाई कोर्ट की जगह पे कहां अपील करे, वो जीएसटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया इसके में अपील कर दे, ये सुनवाई हो, इसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सके। इस हाई कोर्ट को हटा के, हाई कोर्ट में इतना केस पेंडिंग है, वहां पे टाइम नहीं है, उसकी जगह जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाए। ऐसे मांग कई टाइम से बिजनेसमैन द्वारा, सबके द्वारा की जा रही थी। तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी मोटा मोटी इससे सहमत थी। तो इसी के क्रम में जो 2023-24 का बजट आया था, इस बजट में आप जानते हो एक डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल। इस फाइनेंस बिल के माध्यम से कुछ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और फाइनली इसको लागू कर दिया गया। और अभी आपने न्यूज देखी, गवर्नमेंट ने इसकी 31 बेंचेज की स्थापना कर दी गई डिफरेंट स्टेट में। अब जिसको भी जीएसटी का जो उसको इंपोज हो रहा है, उससे आपत्ति है, वो सीधा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके केस कर सकता है। वहां से उसका जो डिसीजन होगा उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो लागू होगा। तो ये पूरी बात थी। इतना ज्यादा डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं, सिंपल बात यह है कि क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भारत सरकार ने 31 जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिए गए। तो बस ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को एक लाइन में हमको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, इसको 1 जुलाई में क्या हुआ, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। अगर टैक्स डिस्प्यूट हो तो कहां अपील करें, कोई अपील करने की जगह नहीं थी, सीधा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास 1 लाख काम है, तो फिर इसके लिए क्या करा, कई दिनों से मांग चल रही थी कि जीएसटी के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाए। फाइनली गवर्नमेंट ने जो 2023 के बजट में फाइनेंस बिल के माध्यम से एक्ट में अमेंड करके इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो यह तो था हमारा पहला न्यूज, कोई विशेष नहीं था, सिंपल एक नॉलेज के हिसाब से ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी दोस्तों दूसरी न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरबीआई रिलीज लिस्ट ऑफ 15 एनबीएफसी, 15 जो एनबीएफसी है उनकी लिस्ट करी गई है इन अपर लेयर। तो अपर लेयर क्या होती है, क्या एनबीएफसी के टाइप होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन। तो ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आपको जो फेवरेट क्वेश्चन, बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर। सबसे पहले तो आप लोग बैंक, आप में से सब लोग जानते हैं बैंक, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआई बैंक है, कोई से बैंक हो, सरकारी कोऑपरेटिव कोई भी बैंक हो, बैंक होते हैं। तो बैंक का क्या काम होता है, जो बैंक होता है दोस्तों उसका 2 ही काम होते हैं, सबसे मेन काम। एक तो पैसा डिपॉजिट लेना और दूसरा लोन देना। इसके अलावा बैंक का कोई काम नहीं होता। बैंक के 2 मुख्य काम होते हैं, मतलब बैंक उसी को करते हैं। कोई भी ऐसी संस्था जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और लोन दे उसको बैंक कहता है। डिपॉजिट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टाइम डिपॉजिट, एक समय के हिसाब से पैसा ले, समय के हिसाब से क्या करे, पैसा ले, 3 साल के लिए एफडी करा दी, 4 साल के लिए एफडी करा दी, तो टाइम के हिसाब से अगर पैसा जमा करते हैं बैंक में तो उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड के आधार पर पैसा मिले, जब मैं चाहूं पैसा लो, मेरा सेविंग अकाउंट है बैंक में, मैं जब मन इच्छा हुई एटीएम में गया पैसा निकला लिया। तो ऐसा जब पैसा डिमांड के आधार पर मिल जाता है, जब मर्जी पड़े पैसा निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसके 2 प्रकार होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो आम जनता जो नॉर्मल बिजनेसमैन सैलरी क्लास लोग रखते हैं, करंट अकाउंट जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेसमैन वगैरह रखते हैं। तो ये इसको कहते हैं कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिलाकर कहते हैं कासा, जो डिमांड डिपॉजिट का एक टाइप होता है। ठीक है बात। तो बैंक ये बेसिकली काम करता है कि है ना, अपने यहाँ पे सभी प्रकार की डिपॉजिट सब करता है, टाइम भी करता है, डिमांड भी करता है और लोन देता है इस पैसे को। ठीक है। और इसके बाद इसके ये तो करे लेकिन इसको लाइसेंस लेना होता है, इसको कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ऐसे कोई भी मन चाहे बैंक नहीं खोल सकता। मैं मुंह उठा के चल दिया और बैंक खोल दिया तो ऐसा संभव नहीं है। आप सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फाइल लगाओगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत क्या करेगा, लाइसेंस देगा किसी भी संस्था को, और आपको इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो बैंकों की स्थापना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होती है। ये बात ठीक है। तो बैंक तो क्या व्यापक रूप में सब काम करते हैं, बैंक आज की डेट में पैसा जमा करते हैं, लोन देते हैं, ये करते हैं, लेकिन और तो करते हैं। सबसे मेन जो मेजर काम होता है वो बैंक का लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है लेकिन बैंक नहीं है, उनको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं, बजाज फाइनेंस। आप लोगों ने सुना बजाज फाइनेंस का नाम? चोलामंडलम, मुथूट, सुना नाम इन सबका? बजाज फाइनेंस, सुनो, ये इन सबका नाम सुना गया आपने? बजाज फाइनेंस का, चोलामंडलम का, मुथूट का। मुथूट में समझ करो आपके पास गोल्ड पड़ा है, तो ये मुथूट के पास जाओ, ये गोल्ड जमा करो और लोन ले लो। लेकिन क्या आपने कभी मुथूट में पैसा जमा किया क्या, डिपॉजिट किया क्या? वहां जाके बैंक में खाता खुला ले आओ, नहीं किया, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हम जाते हैं कार लोन लेने, कार खरीदने गए तो आप लोन लेते हैं, कार लोन कौन देता है? बजाज फाइनेंस दे देता है।
बजाज फाइनेंस वाला क्या करता है, कार को फाइनेंस कर देता है और आप आराम से है ना खुशी खुशी आ जाते हो। तो ये बजाज फाइनेंस ऐसी संस्था क्या कर रही है, फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रही है, लोन दे रही है आपको। लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती दोस्तों, स्पेशली टाइम डिमांड डिपॉजिट। मैं दोबारा डिस्कस बता देता हूं, थोड़ा सा समझने में जोर आएगा। बैंक तो क्या करेगा, डिपॉजिट लेगा, ठीक है, कर लिया, लोन दे दिया। डिपॉजिट कौन से, एक तो टाइम डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। ये तो बैंक तो सारे प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। जो एनबीएफसी होता है दोस्तों, एनबीएफसी होता है, ये लोन देने का काम करते हैं, लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कर भी लें तो कम से कम डिमांड डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहली पहचान क्या होगी बैंक में और नॉन बैंकिंग में। नॉन बैंकिंग में दोस्तों डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में लोन ले सकते हो, टाइम डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन आप उसमें डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खुला सकते। ये पहली पहचान होती है बैंक एनबीएफसी की। जरूरी नहीं है हर एनबीएफसी, अरे एनबीएफसी क्या करे, अरे एनबीएफसी डिमांड टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, जरूरी नहीं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लेकिन करेगी तो टाइम डिपॉजिट ही करेगी, डिमांड डिपॉजिट नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों एनबीएफसी और कई सारे सेक्टर में हो सकती है। एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी न तो कोई लोन देती, न कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करती। क्या करती है, ये बीमा के क्षेत्र में, बीमा भी फाइनेंस का एक पार्ट है, उसमें काम करती है। शेयर मार्केट में काम कर सकती है, शेयर मार्केट में कई सारी ब्रोकरेज फर्म वगैरह काम करती है, कहीं ना कहीं वो भी क्या करती है, एनबीएफसी करती है। कई सारे हाउसिंग सेक्टर में लोन देती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एक जमाने में आपने सुना होगा डीएचएफएल, देवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल के ऑफिस होते थे, तो ये वो काम कर सकते हैं। और कोई सेक्टर बीमा नहीं, पेंशन के सेक्टर में काम कर सकता है। ऐसा कोई भी सेक्टर में पेंशन में जो काम करते हैं उसको एनबीएफसी कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में काम कर सकते हैं, कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पे आप जाके लोन ले सकते हो या पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन वो फिर वही बात है, वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अब आप क्या समझिए, बैंक को छोड़ के जिसके बाद बैंक का लाइसेंस नहीं, बाकी सभी कोई भी संस्था जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जमा नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि दोस्तों हर जो एनबीएफसी डिमांड टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करे। डिपॉजिट लोन का कोई काम नहीं, केवल फाइनेंस के सेक्टर में काम करे। बीमा कंपनी क्या है, ये भी एनबीएफसी होती है, और भी कोई जो उसमें काम करती है फाइनेंस के सेक्टर में, सब एनबीएफसी होती है। तो अब हम अंतर समझते हैं। सबसे पहले तो ये बैंक है, बैंक को लाइसेंस कैसे मिलता है, तो हम सबने देखा कि बैंक का जो स्थापना या होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत होता है। इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1949 के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दोस्तों, इनको कई लोग शेडो बैंकिंग भी कर देता है, मतलब बैंकिंग की एक परछाई है, पूरा बैंक नहीं है, आधा बैंक कहते हैं इनको कई बार, तो शेडो बैंकिंग है। तो इनकी स्थापना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हो ही नहीं सकती, इनकी स्थापना कंपनीज एक्ट के तहत होती है। कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी के रूप में इनकी स्थापना होती है। पुराने टाइम पर 1956 था, वर्तमान टाइम में 2013 कंपनीज एक्ट लागू हुई है, ठीक है। इसके बाद में ये दोस्तों बैंक क्या कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। डिमांड डिपॉजिट क्या कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एनबीएफसी दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। जैसे पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस है, आप बैंक में जाके आरटीजीएस कर सकते हो, लेकिन एनबीएफसी में जाके आप आरटीजीएस नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो होता है, कई सारे नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, और कई सिस्टम होते हैं, वो एनबीएफसी पे अलाउड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बैंकों में जमा जो राशि होती है उससे 5 लाख तक का बीमा मिलता है। अगर बैंक डूब गया तो 5 लाख तक की आपकी राशि मिल जाएगी, लेकिन ऐसी कोई सुविधा एनबीएफसी में नहीं मिलती। अगर एनबीएफसी में आपने टाइम डिपॉजिट किया है तो आपने क्या कर सकते हो उसको, तो आपको जो ये 5 लाख इंश्योरेंस है वो आप पे अलाउड नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता, आपको ऐसा कोई राशि नहीं मिलेगी। यहां तक बात ठीक है। तो फिर एनबीएफसी को लाइसेंस को कैसे मिलता है, तो देखो एनबीएफसी कई प्रकार की होती है, जो सेक्टर में काम करती है उसको वही लाइसेंस देता है। सपोज कोई अगर एनबीएफसी लोन वगैरह दे रहा है, बैंकिंग के सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई एनबीएफसी अगर शेयर मार्केट में काम कर रही है सपोज करो, तो उसको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इनका क्या होता है, सेक्टरल रेगुलेशन होता है। देखो एक सिद्धांत कहता है इकोनॉमिक्स का कि एक संस्था को एक ही रेगुलेटर रेगुलेट करना चाहिए, बैंक को केवल आरबीआई करना चाहिए, दो रेगुलेटर नहीं, डुअल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, डुअल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। एक संस्था को एक ही रेगुलेटर कंट्रोल करना चाहिए। बीमा के सेक्टर में अगर कोई काम कर रही है एनबीएफसी, तो उसको कौन काम करेगी, उसको इल्डाई जो संस्था होती है ये इसको कंट्रोल करेगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र के जो सेक्टर में एनबीएफसी काम करती है उस सेक्टर का रेगुलेटर उसको कंट्रोल करता है। अगर कोई बीमा के सेक्टर में काम कर रही है एनबीएफसी, तो आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको इल्डाई कंट्रोल करेगा। तो ऐसे जो हम दोस्तों हम जो एनबीएफसी की बात करेंगे,
और बेसिकली हम आरबीआई वाले की बात करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, लोन वगैरह का काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो अब तक हम समझ गए कि बैंक तो फुल बैंक है, एनबीएफसी थोड़ा आधा बैंक होता है, कम लिमिटेड काम करते हैं। लेकिन दोस्तों एनबीएफसी का भी इंपोर्टेंस है, ये इजी लोन दे देते हैं, जहां लोन गवर्नमेंट बैंक नहीं पहुंच पाता वहां एनबीएफसी पहुंच जाती है। बजाज फाइनेंस वाले तुरंत बैठा था तैयार, आप जाओ किसी भी लोन, कार लेने, बाइक लेने, तुरंत बजाज फाइनेंस वाले लोन देने को तैयार हो जाते हैं बिना बहुत कम डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये इजी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा था बढ़िया। लेकिन दोस्तों संकट कहां पैदा हुआ, संकट 2018-19 में आपको ध्यान हो तो इंडिया की एक बहुत बड़ी एनबीएफसी थी आईएलएनएफएस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, भारत सरकार की कंपनी थी आईएलएनएफएस। जितने भी आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट चलते हैं, रोड वगैरह, इनको ये लोन दिया करती थी। यह कंपनी क्या होगी, कोलैप्स होगी, दिवालिया होगी। क्या होगी, दिवालिया होगी, फेल करगी। इसने कई प्रोजेक्ट में पैसा निवेश किया था, पैसा वापस नहीं आया तो कंपनी फेल होगी। एक कंपनी थी डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। ये भी दोस्तों हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी थी, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया करती थी। ये दोनों कंपनियां क्या होगी, जो मेल प्रैक्टिस के कारण फेल होगी, बंद होगी, दिवालिया होगी। तो चूंकि ये कंपनियां फेल होगी तो जो इनमें निवेश किया गया था, पैसा इन्वेस्टर ने पैसा लगाया गया था, वो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। तो भारत में क्या कहते हैं इसको कहते हैं बैंक, एनबीएफसी क्राइसिस पैदा हो गई थी एक तरह से। क्या हो गई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के सेक्टर में क्राइसिस पैदा हो गई थी। क्राइसिस पैदा क्यों हो गई थी, तो अब फिर इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी किया गया तो आरबीआई ने देखा कि इन पे जो कंट्रोल है ना, रेगुलेशन, वो वीक है। भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन पे लागू नहीं होता, इनको काफी छूट दे रखी है, एनबीएफसी अपने हिसाब से काम कर सकती है, काफी व्यापक रूप से इनको ऑटोनॉमी प्राप्त थी। तो आरबीआई ने देखा कि इन पे जो रेगुलेशन है वो ढीले हैं बहुत, बैंकों पे तो कड़क है, तो इन पर ढीले है, तो क्या करो, इनको सख्त किया जाए, सख्त किया जाए। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 2021 में एनबीएफसी को और ज्यादा सख्त करने के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन लेके आए। क्या लेके आए, स्केल बेस्ड रेगुलेशन लेके आए। और इस एसबीआर के तहत जितनी भी एनबीएफसी थी उनको 4 कैटेगरी में बांटा। भाई एक मैं और सिद्धांत बता दूं आपको, एक तरफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक तरफ है कोई कोऑपरेटिव बैंक है या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को किसको ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, किस पे ज्यादा टाइट नजर रखनी चाहिए। तो हर आदमी बच्चा ये कहेगा कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ज्यादा कंट्रोल होनी चाहिए। क्यों, इस पर इतनी बड़ी मात्रा में डिपॉजिट है, बहुत भारी मात्रा में, पूरे देश के इतनी जनता का इसमें डिपॉजिट है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेल हो जाता है, सपोज करो खुदा न खास्ता, तो पूरे इंडिया का जो सिस्टम है फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जना फाइनेंस बैंक को कुछ तकलीफ आ जाती है तो एक लिमिटेड लोगों को तकलीफ आएगी, इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अभी पीएमसी बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, ये फेल हो गया, तो कुछ लोग इससे इंपैक्ट जरूर हुए, लेकिन पूरी इंडिया पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही गवर्नमेंट का ये कहना है, आरबीआई का मानना है कि भाई इनको क्या करो, एनबीएफसी की कैटेगरी बनाओ। क्या करो, एनबीएफसी की कैटेगरी बना दो, 4 कैटेगरी में इनको क्लासिफाई कर दो। जो एनपीएस जितनी बड़ी है, जितना लोगों का ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, जितने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको क्या करो, उतना कड़क नियम बनाना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन। भाई 4 कैटेगरी में बांट दिया, जो सबसे छोटे एनबीएफसी है, बहुत कम लोग जहां जुड़े हुए हैं, उस पर नियम थोड़ी आसान होने चाहिए। जो थोड़ी बड़ी एनबीएफसी है उस पर नियम थोड़ा कड़क होने चाहिए। तो इसको एनबीएफसी को 4 कैटेगरी में बांटा। ये आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो अब आप न्यूज देखिए, एनबीएफसी की मैंने बताया 4 कैटेगरी, उसमें सबसे टॉप कैटेगरी होती है अपर लेयर। इस अपर सॉरी थर्ड कैटेगरी होती है, अभी हम देख लेंगे इसको डिटेल में। सबसे पहले आरबीआई रिलीज लिस्ट ऑफ 15 एनबीएफसी इन अपर लेयर अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन। तो आप समझे स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या मतलब है। मैंने बता दिया बैंक उनमें अंतर, तो मैंने बता ही दिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की स्थापना होती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, ये नहीं होता। डिपॉजिट की गारंटी होती है 5 लाख तक, इस पर नहीं होती। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के क्या करते हैं, ये रूल बहुत कड़क होते हैं बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए ढीले होते हैं। इसके बाद मैंने बताया कई सारी कंपनियां थी, बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इंडिया बुल्स होगी, इंडिया बुल्स करके नाम सुने होंगे आपने, कई बार इनके ऑफिस देखने को मिलते होंगे। चोलामंडलम हो गया, इनके क्या गवर्नमेंट के रूल इजी होते हैं। लेकिन क्या हुआ 2018-19 में कई सारी एनबीएफसी फेल होगी, उस देश में एनबीएफसी का संकट पैदा हो गया, जिसको कहते हैं एनबीएफसी क्राइसिस। तो फिर इसमें स्टडी में पाएगा कि भाई इन पर रूल बहुत आसान है, तो इनको क्या करो, थोड़ा कड़क करो, इन पर रूल और ज्यादा कड़क करो। आईएलएनएफएस फेल होगी, डीएचएफएल फेल होगी। तो फाइनली क्या किया, अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने क्या किया, एक 4 टियर स्ट्रक्चर लेके आया, एनबीएफसी को 4 कैटेगरी में बांट दिया और उनके स्केल बेस्ड रेगुलेशन लागू किया गया। छोटे एनबीएफसी कम नियम आसान हो, और जितनी बड़ी एनबीएफसी होगी उस पर नियम क्या होगा, उतना ज्यादा कड़क होगा। 4 एनबीएफसी कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो एनबीएफसी बेस्ट लेयर, सबसे छोटे लेवल की, जिसमें सबसे कम डिपॉजिट या सबसे कम लोन का उसका बिजनेस है। इसके बाद एनबीएफसी मिडिल लेयर,
कौन सी, मिडल लेयर, फिर एनबीएफसी अपर लेयर, और फिर एनबीएफसी टॉप लेयर। ठीक है, ये 4 प्रकार की कैटेगरी आती है। सबसे छोटी एनबीएफसी बेस लेयर, उससे बड़ी एनबीएफसी मिडिल लेयर, इससे बड़ी एनबीएफसी अपर लेयर, उससे बड़ी एनबीएफसी टॉप लेयर। दोस्तों इनकी एक कैटेगरी थी, कई सारे इनके मापदंड थे, हमको जानने की आवश्यकता नहीं कि भाई कौन सी एनबीएफसी कौन सी कैटेगरी में आएगी, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या बहुत डिटेल में उसका है। हमको तो बस इतना पता होना चाहिए कि 4 कैटेगरी में बांट दिया। अब जितनी कैटेगरी हाई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, नियम कड़क होगा, तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन उतना ज्यादा सख्त होगा। सबसे सख्त नियम कायदे कहां के लिए लागू होंगे, तो एनबीएफसी टॉप लेयर के लिए लागू होंगे, इससे आसान इस अपर लेयर पे होंगे। तो अभी हाल ही में क्या किया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भाई डेजिग्नेशन देना पड़ेगा ना, आप कौन डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी एनबीएफसी अपर लेयर में आएगी, तो आरबीआई करेगा। तो आरबीआई ने 15 एनबीएफसी को अपर लेयर में माना है। यही आज की न्यूज थी। आप सबसे पहले न्यूज दोबारा देखें। अब आरबीआई लिस्ट ऑफ 15 एनबीएफसी इन अपर लेयर, जो अपर लेयर में है ना, इसमें 15 एनबीएफसी की पहचान कर ली। अब उन पर है ना नियम उसके हिसाब से लागू होंगे। तो दोस्तों आज का पूरा मुद्दा यही था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।